नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। शिवसेना नेता संजय राउत ने आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद संजय राउत ने कहा कि 2024 से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश चल रही है और हमने राहुल गांधी से कहा है कि वो इसका नेतृत्व करें। राउत ने कांग्रेस का जबरदस्त समर्थन करते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस के बिना विपक्ष का मोर्चा संभव नहीं है। विपक्षी मोर्चे का चेहरा चर्चा का विषय हो सकता है। राहुल गांधी जल्द ही मुंबई जाएंगे, केवल एक विपक्षी मोर्चा होना चाहिए। बता दें, राउत का राहुल गांधी से मिलना और अब ये कहना ममता बनर्जी को बड़ा झटका है, जिन्होंने हाल ही में कहा कि कोई यूपीए नहीं है, एक नए मजबूत विपक्षी मोर्चे की जरूरत है। संजय राउत से जब ये पूछा गया कि क्या शिवसेना यूपीए में शामिल होगी, राउत ने कहा कि ये राहुल गांधी के साथ हमारी लंबी बैठक थी। मैं पहले सीएम उद्धव ठाकरे से मिलूंगा और फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। राउत ने कहा कि केवल एक ही विपक्षी मोर्चा होना चाहिए, एक से अधिक विपक्षी मोर्चा नहीं हो सकता। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर्स पर चल रहे किसानों के आंदोलन में मंगलवार को बड़ा घटनाक्रम हुआ। केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी मांगों को पूरा करने के संबंध में लिखित आश्वासन दिया है। इनमें एमएसपी को लेकर किसानों की जो जंग है उसे भी शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा है कि वो एमएसपी को लेकर कमेटी बनाएगी। इस कमेटी में सरकारी अफसर, कृषि विशेषज्ञ और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार किसानों पर दर्ज सारे मुकदमे वापस लेने के लिए तैयार है। इनमें पराली जलाने को लेकर दर्ज किए गए मुकदमे भी शामिल हैं। किसान संगठन इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा की आज की बैठक आंदोलन को लेकर किसी भी फैसले के बिना खत्म हुई। अब ये बैठक कल फिर होगी। इस बैठक में केंद्र सरकार के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा और आंदोलन चलाने या इसे खत्म करने पर निर्णय किया जाएगा। समझा जाता है कि किसानों का एक बड़ा तबका आंदोलन खत्म किए जाने के पक्ष में है। उनका तर्क है कि जब सरकार उनकी मांगें मान रही है तो आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बचा है। लेकिन कुछ किसानों का मानना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी अहम है और इस पर सरकार से बात करनी चाहिए व उस पर दबाव डालना चाहिए। किसानों के एक धड़े का मानना है कि एमएसपी पर सरकार को कानूनी गारंटी देनी चाहिए। वो जब तक इस पर आश्वासन नहीं देती है तब तक आंदोलन जारी रखना चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलन में मारे गए किसानों को मुआवजा देने की मांग लगातार उठ रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को इस मांग को लोकसभा में उठाया। राहुल ने कहा कि आंदोलन के दौरान लगभग 700 किसान मारे गए हैं। प्रधानमंत्री ने देश और किसानों से माफी मांगी है और स्वीकार किया है कि उनसे गलती हुई है। राहुल ने कहा कि संसद में कृषि मंत्री से ये सवाल पूछा गया था कि कितने किसानों की मौत हुई है, तो उन्होंने कहा था कि उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। राहुल ने कहा कि हमारे पास आंकड़ा है और पंजाब की सरकार ने लगभग 400 किसानों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है और 152 परिवारों को नौकरियां भी दी हैं। राहुल ने कहा कि उनके पास लिस्ट है, उनके पास हरियाणा के 70 किसानों की भी लिस्ट है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। गोवा के विधानसभा चुनाव में जोर शोर से उतर रही टीएमसी को बीजेपी के एक पुराने सहयोगी दल का साथ मिल गया है। सहयोगी का नाम है महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी यानी एमजीपी। एमजीपी के अध्यक्ष सुदीन धवलीकर हैं, जिन्होंने 2017 में बीजेपी की सरकार बनाने में मदद की थी। लेकिन बीजेपी ने एमजीपी के ही 2 विधायकों को तोड़ लिया था और इसके बाद सुदीन धवलीकर को सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। एमजीपी और टीएमसी के बीच इस गठबंधन का ऐलान टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा और एमजीपी के नेता दीपक धवलीकर ने किया। एनडीटीवी के मुताबिक 40 सीटों वाली गोवा विधानसभा में एमजीपी 9 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर पहुंचे और 3 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसमें एम्स अस्पताल, खाद कारखाना और रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर शामिल है। इन तीनों परियोजनाओं की लागत 9,600 करोड़ रुपए है। बीजेपी ने पूर्वांचल में बहुत जोर लगाया हुआ है। इस दौरान पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, आपके दुख तकलीफों से नहीं। उन्होंने कहा कि लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट हैं। सपा और रालोद ने मंगलवार को मेरठ में हुई पहली संयुक्त रैली में जबरदस्त भीड़ जुटाकर ये संदेश दे दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुकाबला जोरदार होगा। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का सूरज अब हमेशा के लिए डूबेगा और अब बदलाव होगा।
इसके बाद अखिलेश ने ट्वीट कर पीएम मोदी के लाल टोपी वाले बयान पर पलटवार किया और कहा कि भाजपा के लिए रेड अलर्ट हैं महंगाई का, बेरोजगारी बेकारी का, किसान मजदूर की बदहाली का, हाथरस लखीमपुर महिला व युवा उत्पीड़न का, बर्बाद शिक्षा, व्यापार व स्वास्थ्य का और लाल टोपी का, क्योंकि वे ही इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। अखिलेश ने कहा कि लाल का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। मेरठ की रैली में जयंत चौधरी ने कहा कि 1 साल किसानों का अपमान हुआ, भाजपा के किसी भी पद पर बैठे किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई कि वो बोले। लखनऊ में अदब है, मेरठ में गजब है। ये चौधरी चरणजीत सिंह की कर्म भूमि है। युवा कह रहे हैं कि भाजपा को सरकार भी गंवानी पड़ेगी। इस दौरान जयंत चौधरी ने केंद्र सरकार की तुलना एक चोर से की। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि सीएम योगी से सरकारी काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनको फ्री करो और गोरखपुर के बछड़ों के साथ रहने दो। 27 अक्टूबर 2021 को जहानाबाद जिले के करपी प्रखंड के सरकारी अस्पताल में जिन लोगों की RT-PCR से कोरोना जांच हुई, उसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ, अक्षय कुमार और ऐश्वर्या राय जैसे नाम भी शामिल हैं। खैरियत यह समझिए कि सबकी जांच रिपोर्ट निगेटिव दिखाई गई है। कोरोना जांच के नाम पर यह मजाक इस हद तक गया कि इस फर्जी जांच में नरेंद्र मोदी का नाम 3 बार, प्रियंका चोपड़ा का नाम आधा दर्जन बार, अक्षय कुमार का नाम 4 बार और अमित शाह का नाम 2 बार दर्ज किया गया है। इन सब नामचीन हस्तियों का पता करपी प्रखंड के विभिन्न गाँव में दिखाया गया है। हालांकि इन नामों के साथ जो फ़ोन नंबर दर्ज किए गए हैं वे बक्सर, पटना, झुमरी तलैया से लेकर हरिद्वार तक के निकले हैं। हालांकि कुछ नंबर अरवल जिले के भी निकले हैं। म्यांमार की नेता आंग सान सूची की सजा के खिलाफ भारत ने प्रतिक्रिया दी है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ये कहते हुए कि भारत इससे आहत है, कहा कि कानून का शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बरकरार रखा जाना चाहिए। भारत ने कहा कि कोई भी ऐसा कार्य जो कानून के शासन को कमजोर करता है और मतभेदों को बढ़ाता है तो ये गहरी चिंता का विषय है। बता दें, आंग सान सूची को 4 साल की सजा दी गई है, जिसको सोमवार को घटाकर 2 साल कर दिया गया है। इनको लोगों को भड़काने और कोरोना नियमों का पालन न करने के लिए प्राकृतिक आपदा कानून के तहत दोषी करार दिया गया और सजा सुनाई गई है। उन पर कुल 11 आरोप हैं। नागालैंड सरकार ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1956 यानी एफस्पा को रद्द करने की मांग केंद्र सरकार से करने का फैसला किया है। कैबिनेट की एक आपातकालीन बैठक में ये निर्णय लिया गया है और अब केंद्र सरकार को इसके लिए औपचारिक चिट्ठी लिखकर भेजना बचा है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने पूर्वोत्तर का सालाना सांस्कृतिक उत्सव हॉर्निबल फेस्टिवल भी खत्म कर दिया है। 6 दिनों तक चलने वाले उत्सव का ये चौथा दिन था। इसके पहले नागालैंड के 6 कबीलों के संगठन ने फेस्टिवल का बॉयकॉट करने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री न्यूफियो रियो ने नागालैंड फायरिंग में मारे गए लोगों की अंत्येष्टि के समय हॉर्निबल फेस्टिवल को बीच में ही खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने इसके साथ ही एफस्पा रद्द करने की मांग को दोहराया। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि अगले साल से 2.5 दिनों का वीकेंड होगा, यानी कि साप्ताहिक छुट्टियां शुक्रवार की दोपहर से शुरू हो जाएंगी और शनिवार और रविवार को पूरे दिन रहेंगी। सरकार के सभी विभागों में ये छुट्टियां लागू होंगी। शुक्रवार को कर्मचारी को सुबह 7:30 बजे आना होगा और 12 बजे तक ही काम करना होगा और उसके बाद रविवार तक की छुट्टी होगी। बता दें, यूएई पड़ोसी देशों के साथ बढ़ती आर्थिक प्रतिद्वंद्विता के समय अपनी अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश और प्रतिभा के लिए अधिक आकर्षक बनाने के उपाय कर रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।